हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहां लास्ट वीडियो में हम लोग ने रेजिस्टेंस किस चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हमने देखा था। थोड़ा सा क्विकली और भी फैक्टर्स को डिस्कस कर लें। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है जो डिपेंड कर रहा है वो है क्या कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी लेंथ को जिस हिसाब से जिस रेशियो में हम बढ़ाएंगे घटाएंगे रेजिस्टेंस भी उसी तरह से चेंज होगा। दूसरी चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हमारे वायर या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया के घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। कुछ फैक्टर और है जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाउ जैसे हमने बताया था कि ये टाउ जो है ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कि वह टाइम जिस टाइम में कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आपस में टक्कर नहीं करते, जहां तक उन्हें कोई टक्कर करने की जगह नहीं मिलती उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब क्या होता है कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम है उतना कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि जितना ज्यादा दूर तक बिना किसी टक्कर के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उतना कम वहां रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ये बीच में बाधा का होना, और टाउ अगर ज्यादा है मतलब उसे बाधा लंबे समय तक नहीं मिल रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम। टाउ की जो वैल्यू है जो कि रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घट जाती है। क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग क्लास 9th फिजिक्स से ये जानते हैं कि पार्टिकल की मोशन बढ़ जाएगी, और मोशन बढ़ेगी तो ये जो है टक्कर करने के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा था जिस टाइम पर कोई टक्कर नहीं हो रहा है वो टाइम घट जाएगा, मतलब ये टाउ घट जाएगा। और अगर ये टाउ घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेचर को लेकर के रिलेट करते हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ टाउ की जो वैल्यू है वो घट जाएगी और जिसके कारण हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। अगर किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है मतलब उसके रेजिस्टेंस कम है, मतलब बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। और बहुत अच्छे कंडक्टर की डेफिनेशन ही है कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो अगर आपको किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये मेन फैक्टर है जहां हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक जो कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर बार पढ़ना होता है समझना होता है वो है कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से वैरी करता है, तो उसे समझा जाए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ जो वेरी करता है रेजिस्टेंस वो ये है कि किसी आइडियल टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर जहां से आप कैलकुलेशन को शुरू कर रहे हो उस टेम्परेचर पे अगर आप टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब टेम्परेचर को किसी भी यूनिट तक थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब मान लिया जाए कि आपके सामने ये समझिए कि T = 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी कंडक्टर के लिए आपको जो रेजिस्टेंस मिला वो मिला R0। ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस किसी कंडक्टर के, और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके अब टेम्परेचर को पहुंचा दिया है T डिग्री सेल्सियस पर। तो इस टेम्परेचर पर आपको क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, तो नया रेजिस्टेंस मिलने जा रहा है R = R0 + R0 θT। मतलब R0 तो होगा ही होगा बट उसके साथ एक θT, मतलब ये है कोफिशिएंट जिसके कारण जिस फैक्टर से हमारा इंक्रीज कर रहा है
तो ये है कि रेजिस्टेंस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, किसी कंडक्टर को बढ़ा रहे हैं, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ये बोल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फैक्टर के साथ कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, और आप ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस होगा R0 × 1 + थीटा t। अगर बात करें कि ये कोएफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, तो हमें यूनिट को करना है, तो ओवरऑल यूनिट की बात करें तो इस टर्म की ओवरऑल यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट के बराबर होगी। और रेजिस्टेंस का यूनिट पहले समझ ले, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओम है। और इसकी यूनिट अगर थीटा की यूनिट की बात की जाए, तो अभी हम लोग इसकी यूनिट को निकाल रहे हैं। ये पूरे टर्म की यूनिट हमारे पास है ओम, मतलब आर थीटा टी की यूनिट है ओम। जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट ऑलरेडी हमने लिखा है ओम, मतलब कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर यूनिटलेस होना चाहिए। और यूनिटलेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटलेस इसलिए कि यूनिटलेस इंटू ओम मल्टीप्लाई होगा तब जाके हमें ओम मिलेगा। और यूनिटलेस होने के लिए थीटा इंटू टी इक्वल टू m0 L0 T0 K0। अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ चुके हो तो निकाल सकते हो। और थीटा जो होगा 1/t या K इनवर्स कर सकते हैं, केल्विन इनवर्स, यही इसकी यूनिट। तो ये अपना नॉर्मल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट थे जिसे हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस के अंदर किस तरह से फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस में देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो पहले तो ये जान ले कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किस सिंबल से हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक जिगजैग पाथ के सिंबल से। आप इसके नंबर्स को कुछ भी रख सकते हो, बड़ा या छोटा, बट एक सफिशिएंट 3-4 बार जिगजैग्स का आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। अब फ्लो को देखना चाहे तो थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर रहे हैं ताकि हम लोग इसकी फ्लो को देख सके कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ पॉइंट। पहली चीज, यह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो बात है वो इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। करंट का मतलब हुआ हायर पोटेंशियल से लोअर की पोटेंशियल की तरफ जाएगा। दूसरी बात, हायर पोटेंशियल को, हायर मतलब ग्रेटर पोटेंशियल वैल्यूज को, हायर पोटेंशियल प्लस साइन के साथ और लोअर पोटेंशियल को हम लोग माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों में से कोई एक साइड, ये हमारा साइड 1 है, ये हमारा साइड 2 है, कोई एक को हायर मान लेते हैं। इस साइड की पोटेंशियल हमारी V1 और इस साइड की पोटेंशियल V2। तो हम बोल रहे हैं कि हायर से लोअर पोटेंशियल, तो जिस साइड हम प्लस साइन को रख देंगे वो हमारी हो जाएगी हायर, और जिस साइड को माइनस रख देंगे तो वो हमारी हो जाएगी लोअर। मतलब हमने अगर प्लस V1 के साइड में रखा है तो हमारा पॉइंट A1 जो है वो हो गया हायर पोटेंशियल और पॉइंट 2 जो है वो हुआ लोअर। मतलब करंट जो इस केस में जाएगी वो करंट जाएगी 1 से 2। अब करंट को हम लोग फ्लो करेंगे, करंट जाते 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 जाते। दूसरी चीज, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जितना अमाउंट करंट इन किया उतना ही अमाउंट करंट आउट करेगा, मतलब करंट का कोई लॉस नहीं। ठीक है, अब रहती है कि ये करंट की वैल्यूज क्या होगी, मान क्या होगा, कितना मैग्नीट्यूड का करंट इसमें जाएगा, तो वो ओम्स लॉ के हिसाब से मूव करेगा। और ओम्स लॉ कहता है कि वो करंट जो है वो करंट दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R।
V इक्वल टू आई आर, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखते थे। तो यहाँ पर अगर करंट का वैल्यू पूछे दिए गए पोटेंशियल ड्रॉप पर किसी रेजिस्टेंस R के लिए, तो आप करंट की वैल्यूज कर सकते हैं V1 माइनस V2 बाई। जो मेन पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल हर बार करंट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और हायर पोटेंशियल को प्लस सिंबल से दिखाया जाएगा और लोअर पोटेंशियल को माइनस सिंबल। इन दो कॉन्सेप्ट में कभी भी कोई चेंज नहीं ला सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्लियर। इसके बेस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट को बेहतर क्लियर किया जा सके। तो इसके लिए अब इस प्रॉब्लम को ले रहे हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, जहां पर पॉइंट ए की पोटेंशियल दी हुई है 10 वोल्ट, पॉइंट बी की पोटेंशियल है 4 वोल्ट, और हमारे रेजिस्टेंस 2 ओम है। आप रेजिस्टेंस की जो यूनिट है जो हम लोग जान रहे हैं वो है ओम, और इसे सिंबॉलिकली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके एक सर्कल टाइप का कवर करके। तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें बताना है कि आई की डायरेक्शन किधर होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले चीज डायरेक्शन के लिए सीधा चीज हायर से लोअर जाएगा, और हायर साइड को प्लस प्लस लिख देते हैं। ये आदत में हम शामिल कर रहे हैं ताकि हम लोग आंसर तो जल्द दे ही और साथ साथ कभी भी गलती ना करें। तो हायर साइड को प्लस लिख दिया और लोअर साइड को माइनस लिख दिया, और करंट की डायरेक्शन हुई कि वो हायर से लोअर मतलब ए टू बी जाएगी। मतलब जो करंट होगा हमारा इस केस में, वो करंट ए टू बी डायरेक्शन की वो मूव करेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन ए से बी को। दूसरी चीज करंट की डायरेक्शन हम लोग प्रिडिक्ट कर दें। अब मैग्नीट्यूड या मान वैल्यूज क्या होगा, तो वैल्यू को ओम्स के हिसाब से हम देखें तो I इक्वल टू हो जाएगा V1 माइनस V2 बाय R, मतलब इसमें से हमें 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय R जो दिया है वो 2, मतलब 6/2 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस के डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे उसकी मैग्नीट्यूड को निकालें। दूसरी चीज, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाया जा सके, और या फिर रेजिस्टेंस या किसी भी रिलेशन को चेंज किया जा सके। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में फिक्स कर ले। जब भी सॉल्व करने जाए हायर पोटेंशियल को पहले प्लस और लोअर पोटेंशियल को माइनस लिख ले, ताकि गलती होने की संभावना 0% से भी कम हो। आगे हम लोग देखेंगे कलर कोड सिस्टम जो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है।